नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आप लोग का एग्जाम जो है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हो चुका है। ऐसे में विद्यार्थी जो हैं बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत करने लगते हैं, क्योंकि उनको चाहिए, उनका टारगेट होता है कि 95% किसी ना किसी तरह से ले आना है। ठीक है, तो भाई आप लोग को मैथ और साइंस की तैयारी तो अच्छी तरह से हो ही गया, तो आप लोग अब जो है आप लोग का जो तैयारी होना चाहिए वो सामाजिक विज्ञान का भी तैयारी अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में भी आप लोग अगर नंबर अच्छे लाते हो तो आप लोग का टारगेट जो है 95% क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हिस्ट्री, इतिहास का पहला अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद में जितने भी प्रश्न होगा, वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो या लघु उत्तरीय प्रश्न हो, वो सारे प्रश्न को देखेंगे ही। साथ में हम आपको ये भी आज बताने वाले हैं कि कौन कौन सा प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है और आपके बोर्ड परीक्षा में कौन सा आने का ज्यादा चांस है। ठीक है, तो ये सारी चीज क्लियर करने वाले हैं। बस वीडियो को आप लोग को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, ताकि बाकी चीज आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न जो है राष्ट्रवाद क्या है, तो आइए बिल्कुल अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते। देखिए, राष्ट्रवाद क्या है, ये प्रश्न है, ये VVI है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का जो अर्थ होता है, अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या हुआ कि अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना, इसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। अगर दूसरे अर्थों में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। आप इसे नोट कर लेना। और हाँ, नोट नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को PDF किस प्रकार मिलेगा मैं आगे बताऊंगा, टेंशन मत लेना मेरे भाई। ठीक है, अब देखो दूसरे नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, और यहां पे है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। आइए समझते हैं। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस के राज्य क्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजातीय वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वधारणा की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्य में नेपोलियन के अभियान द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा और नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा में प्रदान किया। इसमें इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की सुधारवादी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ हो जगह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्लियर अगर समझा जाए तो यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ, तो क्लियर सी बात है, यहाँ पे आंसर करने में घबराना नहीं है कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राजक्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक इस प्रकार लिखना है। और फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजातीय वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबार और सड़कों और सर्वधारणा की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्य में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा और नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्य को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर दिया, मतलब उसे रूपरेखा से बाहर कर दिया गया। किसको, नेपोलियन ने जर्मनी और इटली को इतना मारा कि वो ये भौगोलिक के नाम की परिधि से ही वो बाहर हो चुका था। अब उसे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया। इससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग जो है प्रशस्त हो गया। और दूसरी तरफ देखिए, नेपोलियन के सुधारवादी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। ये थी नेपोलियन का सारा चाल। ठीक है, इस प्रकार की
तो आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुए। ये भी आप लोग के लिए VVI प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर, और तीसरा नंबर प्रश्न भी आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा VVI है। देखते चलिए, 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो 1830 की जो क्रांति हुई थी, 1830 की जो क्रांति हुई थी, अब यहां पे है कुछ बच्चे समझ रहे हैं जुलाई क्रांति, इसको किस नाम से जानते हैं, जुलाई क्रांति। और जुलाई क्रांति कब हुआ था, 1830 में। 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आप लोग को आंसर लिखना है कि 1830 की जुलाई क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजशाही का स्थान संवैधानिक गणतंत्र ने ले लिया। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया, ठीक है, तथा फ्रांस में उदारवादी मध्य वर्ग की राजनीति का महत्व जो है बढ़ गया। समझ में आई बात। जो 1830 की जुलाई क्रांति हुई थी उसमें क्या हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजशाही का स्थान संवैधानिक गणतंत्र ले लिया। गणतंत्र और राजतंत्र तो आप लोग समझते ही हैं। जो 1830 की जो क्रांति हुआ था वहां के जो राजा थे निरंकुश राजशाही का स्थान संवैधानिक गणतंत्र ने ले लिया। अब इसी क्रांति के तहत फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों का पुनर्जीवित किया और फ्रांस में उदारवादी और मध्य वर्ग के राजनीतिक महत्व जो है अधिक और अधिक बढ़ गया। समझ में आ गई बात। आइए अब हम लोग चौथे नंबर प्रश्न को करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से समझते चलिएगा। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, आइए समझते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से आप लोग को समझना है। देखिए 1830 के क्रांति के बाद लुई फिलिप विलुप्त नहीं लिखना है भाई, विलुप्त नहीं समझना है, ठीक है, फिलिप लिखा हुआ है, सॉरी। 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। अब आप लोग याद रखेंगे कि भाई 1830 के जो बाद है कौन राजा बना था, लुई फिलिप। कहां का राजा बना था, फ्रांस का राजा था। कौन, लुई फिलिप। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्ण मध्यम वर्गीय नीति अवलंबन करते हुए सन 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था और फिलिप के पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में कोई सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी, बेरोजगारी व्याप्त हो गई। तो सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया, ठीक है। तो और जब भोज का आयोजन किया गया था तो राजा ने इस पर रोक लगा दिया, अतः पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुआ और जुलूस निकाले गए। इस पर पुलिस ने गोली चला दी जिसमें अनेक लोग मर गए। अतः दमनकारी जो क्रांतिकारी नीति अपनाई जाने के कारण 1848 ईस्वी की क्रांति आरंभ हुआ था, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से आंसर कर सकते हैं। तो आइए फिर हम लोग 5वें नंबर प्रश्न को समझते हैं। 1830 और 1848 की क्रांतियों की सामान्य विशेषता क्या क्या थी, तो आइए समझते हैं। पहला विशेषता यह था कि सभी क्रांतिकारी प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासन की समाप्ति चाहते थे। अब प्रतिक्रियावादी मतलब हो गया जो आप लोग अक्सर देखते हुए जुलूस वगैरह के, नहीं हम ये करेंगे तो करेंगे, करके रहेंगे, इसी चीज को कहते हैं
प्रतिक्रियावादी, किसी चीज को ठान लेना तो वो करना है तो करना, चाहे उसके लिए जान जाए तो जाए। और वे उदारवाद और राष्ट्रवाद के समर्थक भी थे। वे वैधानिक शासन की मांग कर रहे थे। कब? 1830 में और 1848 की कहानी चल रहा है। तो दोनों क्रांतियों का एक मुख्य विशेषता यह भी थी कि स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा मुख्य मुद्दा था। ये 1830 की और 1848 की दोनों में ये सामान्य बात थी कि सभी क्रांतिकारी जो थे प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासन की समाप्ति चाहते थे। ठीक है, और दोनों क्रांतिकारियों का एक मुख्य विशेषता यह भी था कि स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों का सुरक्षा मुख्य मुद्दा था। ठीक है, क्योंकि स्वतंत्र रहना हर कोई चाहते हैं, ये था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि VVI कहा जाए। ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। बिस्मार्क के कार्यों का चर्चा करें। तो आइए समझते हैं कि बिस्मार्क के कार्य के चर्चा करें। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का भूमिका जो है महत्वपूर्ण रहा था। वह विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीति। अब देखिए भैया, राजनीतिक में अगर कूटनीति नहीं आएगा तो राजनीतिक नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का जो था महत्वपूर्ण भूमिका था और वह विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीति थे। फ्रैंकफर्ट संसद में उसने भाग लिया था। फ्रैंकफर्ट के संसद में भी उसने भाग लिया था। वे रूस और फ्रांस में राजदूत भी थे और 1862 में वह प्रासा का चांसलर बना। ठीक है, प्रासा का चांसलर बना और सर्वप्रथम बिस्मार्क ने प्रासा की आर्थिक और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। तत्पश्चात उसने डेनमार्क 1864 में, ऑस्ट्रिया और 1866 में सेडवा का युद्ध हुआ। कौन सा हुआ? सेडवा का युद्ध हुआ। और 1870 में फ्रांस का सीडीन का युद्ध हुआ। तो पराजित कर जर्मनी का एकीकरण किया था। तो देखिए, आप लोग अगर जर्मनी के एकीकरण लिखना हो तो यही आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बिस्मार्क के बारे में बोले लिखने के लिए तो यही आंसर लिख देंगे। इसलिए ये VVI है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। हालांकि मैं इसका PDF आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो लौह एवं रक्त की नीति क्या है? अब देखिए, लौह एवं रक्त की नीति। तो लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने ही किया था और इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण करना था। यही था लौह एवं रक्त की नीति का कारण। अब आइए 8वें नंबर प्रश्न को करते हैं। 8वें नंबर प्रश्न में है, मेटरनिक कौन था और यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्या था? याद रखना है, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वह घोर प्रतिक्रियावादी था और क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोधी एवं पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थन था। उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मेटरनिक व्यवस्था कहा जाता था। अब देखिए, मेटरनिक कौन था और यूरोप इतिहास में वह क्यों विख्यात था? आंसर करना है भाई कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था और वह घोर प्रतिक्रियावादी, क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोधी था और पुरातन व्यवस्था बनाए रखने के लिए समर्थन भी दिया था। और उसने उस प्रकार की व्यवस्था को यूरोप में स्थापित किया और उसे उसका नाम भी दिया। कौन सा नाम दिया? तो मेटरनिक व्यवस्था कहा। और अपनी इसी व्यवस्था के कारण वह यूरोपीय में इतिहास में विख्यात रहा। कौन भाई? मेटरनिक। तो आइए और भी कुछ मेटरनिक के बारे में जान लेते हैं। तो मेटरनिक के युग क्या है? मेटरनिक का युग क्या है? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था और वियना कांग्रेस, अब देखिए, वियना कांग्रेस के सम्मेलन द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ था। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बता रहे हैं। मेटरनिक युग जब पढ़ेंगे आप लोग तो मेटरनिक युग क्या है अगर पूछा जाए तो मेटरनिक युग ऑस्ट्रिया जो मेटरनिक था
वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ये मैंने पहले बताया। और वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत भी हुआ था और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई थी। और मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था, ये मैंने पहले भी बताया, तथा राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र का विरोधी भी था। और 1848 की क्रांति के द्वारा मेटरनिक युग की समाप्ति भी हो गया, जैसे आया वैसे चला भी गया। अब देखिए ये 10वें नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट प्रश्न में पूछ देता है, ठीक है। जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने किया? तो जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन ने किया था। कौन किया था? नेपोलियन ने किया था। अगला प्रश्न आइए 11 नंबर, जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ? ठीक है, देखिए जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण कैसा हुआ? तो आंसर करना है बाबू कि 1815 से 1848 के मध्य जर्मनी में औद्योगिकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। कब से कब? ध्यान देना, कुछ ईस्वी ज्यादा याद रखना पड़ता है, ठीक है। 1815 टू 1848 तो मध्य जर्मनी में औद्योगिकरण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी, जहां कोयला और खनिज उद्योग का भी विकास हुआ और रेल लाइनों का प्रसार हुआ, वहां स्टार्ट हुआ। 1834 ईस्वी में प्रासा का पहल एवं ज्वेलेराइन शुल्क संघ की स्थापना हुई। इस प्रकार जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण हुआ था या हुआ है, कह सकते हैं। तो ये हो गया। इसी प्रकार से आइए अगले प्रश्न को हम लोग करते हैं 12 नंबर को। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? देखिए ये भी VVI है, जो VVI है हम आपको बताते चल रहे हैं कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो आंसर करना मेरे भाई, जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। लगभग 300 छोटे बड़े राज्य जो था, यह भी सबसे बड़ा बाधाएं था। और इन राज्य में व्यापक राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक विषमताएं था। अब देखिए पहली बात तो 300 छोटे बड़े राज्य था। अब उन राज्य में व्यापित राजनीतिक अलग अलग था, सामाजिक और अलग अलग था, और सबसे बड़ी चीज धार्मिक विषमताएं था। धर्म के लोग अलग अलग धर्म के लोग थे। अब देखिए तीसरा जो पॉइंट है, राष्ट्रवाद की भावना का बहुत बड़ा अभाव था वहां पे। चौथा जो कारण है कि राष्ट्रीय का हस्तक्षेप भी था तथा मेटरनिक प्रतिक्रियावादी नीति भी थे उनके पास, ठीक है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 13 नंबर, और 13 नंबर समझिए कि इटली के एकीकरण में काबुल की भूमिका का उल्लेख करें अथवा काबुल को संक्षिप्त परिचय दें। या दोनों प्रश्नों को हम लोग एक ही साथ कर लेते हैं, ठीक है। ये आप देखिए एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब देखिए समझिए, इटली के एकीकरण में काबुल की भूमिका का उल्लेख करना है अथवा कह सकते हैं काबुल का संक्षिप्त परिचय दें। जो काबुल को इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ कहा गया है। अब देखिए ये काबुल को जो है इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ कहा जाता है। और 1850 ईस्वी में सार्डिनिया के राजा विक्टर एमुनियल का मंत्री एवं 1852 में प्रधानमंत्री बना। उसने सैनिक और आर्थिक सुधारों द्वारा सार्डिनिया की स्थिति शुद्ध थी, ठीक है, सिद्ध थी। और पेरिस शांति के सम्मेलन में उसने इटली के एकीकरण का प्रश्न उठाया और 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजय कर काबुल ने लॉम्बार्डी पर अधिकार कर लिया। तो इटली के एकीकरण में काबुल का भूमिका जो था बहुत बड़ा भूमिका था भाई। उसमें इटली के एकीकरण में ही राजनीतिज्ञ कहा गया था, किसको? काबुल को। और उसने काम क्या किया? 1850 में सार्डिनिया के राजा विक्टर एमुनियल को मंत्री एवं 1852 में प्रधानमंत्री बना था। समझ में आ रहा है?
उसने सैनिकों द्वारा आर्थिक सुधारों द्वारा सार्डिनिया की स्थिति को शुद्ध की और पेरिस शांति सम्मेलन में उसने इटली के एकीकरण का प्रश्न भी उठाया था। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। ज़्यादातर ये याद रखना है आप लोग को 1850, 1852 और 1859 तक याद रखना। ये चीज शुरू हुआ था 1850 में, 1852 चल रहा था और 1859 में ये पराजय करके वो अधिकार भी अपना पा लिए थे। 14 नंबर प्रश्न है, गैरीबाल्डी कौन था? इटली के एकीकरण में इसकी क्या भूमिका थी? अथवा गैरीबाल्डी के कार्य के चर्चा करें। ये VVI लिख लिया जाए और बहुत ज़्यादा BM मॉडल, बोर्ड मॉडल। तो अब देखिए, इटली के एकीकरण के द्वितीय चरण में गैरीबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरीबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाई। ठीक है, इसकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना किया और वहां पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबूल ने इसकी अनुमति नहीं दिया। तो गैरीबाल्डी कौन था और इटली के एकीकरण में इसकी क्या भूमिका थी? 2 प्रश्न बनते हैं तथा तीसरा प्रश्न है कि गैरीबाल्डी के कार्य के बारे में चर्चा करें। तो सिंपल सी बात है, गैरीबाल्डी थी इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण में गैरीबाल्डी का तलवार पूरा किया था द्वितीय चरण में। और वह जब युद्ध नीति में विश्वास करता था। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई। ठीक है, एक टुकड़ी बनाया जो लड़ सकता था युवक, जो मार सकता था युवक, उसका उसने एक टुकड़ी बना लिया। 5 टुकड़ी का मतलब समझते हैं? सब लड़के को इकट्ठा कर लिया, उसको अलग करके उसे लाल कुर्ता पहनाया गया था और उसे लाल कुर्ती कहलाया था। और सहायता के लिए, उसकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार भी कर लिया था और गणतंत्र की स्थापना भी किया। और वह पोप के राज्य पे भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबूल बोला नहीं भाई, अब आगे आक्रमण नहीं करो। ठीक है, उसने मना कर दिया। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 15 नंबर। चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? तो आइए समझते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्टिव में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखें चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था। याद रखना है क्या है? इंग्लैंड। अगला प्रश्न 16 नंबर में है, देखिए आंसर्ट रैनन। देखिए, पहले जो नाम रखता था ना, और दूसरे देश का नाम तो बिल्कुल हमको पसंद नहीं है, पता। आंसर्ट रैनन ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया था? देखिए, नाम कुत्ता बिलाई सब रख लेता है दूसरे देश का, बस इंडिया का जो नाम है वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, यहाँ पे राजा मोहन गीता सीता ये होता है, आंस्टैन फैंस्टैन नहीं होता है। ठीक है, ये उधर का नाम है। फ्रांसीसी दार्शनिक आंसर्ट रैनिन ने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की व्याख्या की और रैनिन ने राष्ट्रवाद की एक नई और व्यापक परिभाषा दी, जिसके अनुसार राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। समझ में आई बात? आंसर्ट रैनिन ने राष्ट्रवाद को किस प्रकार परिभाषित किया था? तो आंसर लिखना है आप लोग को कि फ्रांसीसी दार्शनिक आंसर्ट रैनिन ने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की व्याख्या की थी और रैनिन ने राष्ट्रवाद की एक नई व्यापक परिभाषा दी। व्यापक कौन सा परिभाषा दिया? व्यापक परिभाषा दिया, और उसने जिसके अनुसार राष्ट्र की एक बड़ी व्यापक एकता हुआ। समझ में आ गई बात? आइए आगे की और चलते हैं। अगर चलते रहेंगे तो फिर कभी ना कभी तो आगे मिलेंगे ही मिलेंगे, खत्म होगा ही होगा कहानी। ठीक है, लेकिन अभी तक अगर ये आप लोग वीडियो देख रहे हैं, 24 मिनट का हो गया, गला फाड़ फाड़ के बता रहे हैं, तो भाई वीडियो को लाइक नहीं किए तो यार वीडियो को करना है लाइक, दोस्तों के साथ करना है शेयर, और चैनल पे पहली बार देख रहे हो चैनल को कर लेना
सब्सक्राइब। ठीक है, ये 3 काम कर लेना मेरे भाई। पहला तो एक लाइक कर देना, दूसरा हो सके तो एक शेयर भी कर देना। जो बच्चे शेयर करेंगे उसके लिए बहुत धन्यवाद। और हाँ, लाइक तो आप जो सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक कर देना ही है, क्योंकि आप लोग के नए से नए कंटेंट मैं लाते रहता हूँ। तो देखिए, वियना कांग्रेस सम्मेलन में फ्रांस में किस राजवंश का पूर्ण स्थापना किया गया था? तो वियना कांग्रेस सम्मेलन में फ्रांस में किस राजवंश की पूर्ण स्थापना किया गया था? उत्तर करके लिखना है वियना कांग्रेस 1815 द्वारा फ्रांस में बूढ़े राजवंश का पूर्ण स्थापना किया गया था। आंसर सटीक था, समझ में भी आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं 18 नंबर। हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में कोसुत के योगदान का वर्णन करें। ठीक है, तो हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कोसुत तथा फ्रांसीसी डिक ने किया था। समझ में आ रहा? हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में कोसुत का योगदान का वर्णन करें तो आप लोग को लिखना है कि हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व जो है कोसुत और फ्रांसीसी डिक ने किया था। ठीक है, डिक ने किया और कोसुत, यहां देखिए गलत लिखा हो, कोसुत लोकतांत्रिक विचारों का समर्थन करता था और उसने वर्गहीन समाज, ठीक है, क्लासिक सोसाइटी के विचारों से जनता को परिचित कराया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कोसुत ऑस्ट्रेलियाई अधीनता के विरुद्ध कर यहाँ की व्यवस्था में बदलाव का मांग करने लगा। ठीक है, कहते ना हम लोग का जो है राजनीति बहुत खराब है, इससे भी खराब तो दूसरे देश का। देखो भाई कितना खराब है। देखो, हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में कोसुत का योगदान का अगर वर्णन लिखना है, सटीक सा आप लोग को लिखना है ज़्यादा, और भाषा जो हम बता रहे वही लिखिएगा तो बेटर होगा, और अपना भाषा जितना हो सके लिखिए। जो हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व में कोसुत और फ्रांसीसी, नेतृत्व किसने किया था? कोसुत तथा फ्रांसीसी डिक ने किया था। और कोसुत लोकतांत्रिक विचारों का समर्थन था। ठीक है, लोग के बातों का, विचारों का समर्थन करता था। उसने वर्गहीन समाज के विचारों से जनता को परिचित कराया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कोसुत ऑस्ट्रेलिया अधीनता का विरोध कर रहा है तो यहाँ की व्यवस्था में बदलाव का मांग करने लगा। कौन? कोसुत। याद हो गया? आइए अगला प्रश्न हमारे पास है 19 नंबर। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया? तो उत्तर करके लिखना है कि फ्रांसीसी क्रांति आरंभ होने के साथ ही क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय और सामूहिक पहचान की भावना जगाने वाले कार्य किए और पृष्ठभूमि और नागरिक जैसे शब्दों द्वारा फ्रांसीसियों ने एक सामूहिक भावना और पहचान बढ़ाने का प्रयास किया और नए संविधान में सभी नागरिकों को जो है समान अधिकार देकर समानता की स्थापना पर बल दिया और राजवंशीय झंडा के स्थान पर राष्ट्र ध्वज के रूप में एक नया फ्रांसीसी झंडा अपनाया जो तिरंगा था। क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा का प्रोत्साहित किया गया। ये सारी चीजें थी। ठीक है, तो इसे ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है हम आपके साथ शेयर कर ही रहे हैं। जानकारी के लिए आप लोग पूरा का पूरा पढ़ें तो बेटर होता है। ठीक है, तो वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियां हैं? तो वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियां हैं? तो आंसर करना है कि वियना सम्मेलन का मुख्य उपलब्धियां थी कि नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों को पूर्ण स्थापना कर, ठीक है, बात समझ में आया? नहीं आया? तो नेपोलियन द्वारा पराजित जो हुआ था राजवंशों को पूर्ण स्थापना का प्रयास किया जाए और फ्रांस और स्पेन में बूढ़े राजवंश को फिर स्थापित किया जाए और फ्रांस में लुई 18वीं को राजगद्दी सौंपी गई और इटली में ऑस्ट्रिया राज
ऑस्ट्रिया राज परिवार की सत्ता सौंपी गई और नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्य के जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। ठीक है, बात समझ आया। नेपोलियन द्वारा जो स्थापित किया गया था 39 राज्य को जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया और इस प्रकार वियना व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन कर पुरानी सत्ता का पहल किया गया था। सारी चीज समझ में आ गया। तो आइए अगला प्रश्न करते हैं। देखिए भाई, एक बार में पूरा इतना बोल्ड है, इतना देर से आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे तो जरूर लाइक करके जाए। बिना लाइक किए गए तो फिर बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ होगा, हमको तो होगा ही होगा। इसलिए लाइक जितना हो सके कर सके और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो आइए समझते हैं और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जिसको चाहिए जल्दी से आप लोग हमें कमेंट करेंगे। जितना जल्दी कमेंट करके बताएंगे उतना जल्दी आप लोग के लिए लेके आएंगे। ठीक है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रतिक्रियाएं चल रही थी। समझेंगे क्वेश्चन को। इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रतिक्रियाएं चल रही थी और इटली के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया बाधक बना हुआ था और 1830 के क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गया और मेजनी ने इन नागरिकों को आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत जनराज्य का जो है गणराज्य की स्थापना करने लगा। अब समझिए बात, यहाँ पे का प्रयास कर रहा था कि गणराज्य हो जाए, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन? मेटरनिक द्वारा इन राष्ट्रवाद नागरिकों को आंदोलन को दबा दिया। अब नहीं समझे? अब देखिए फिर से समझिए इसको। बहुत ही चीजें अच्छी चीजें, क्योंकि ये भी आई इसलिए हम इनको बार बार बता रहे हैं। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? तो इटली के एकीकरण के दौरान हुई जर्मन क्षेत्र में समान प्रतिक्रियाएं चल रही थी और इटली के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया बाधक बना हुआ था। जब 1830 की क्रांति बाद इटली में भी नागरिक में आंदोलन होने लगा तो मेजनी ने इन नागरिकों को आंदोलन का प्रयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली के एकीकृत गणराज्य स्थापित कर दिया। ठीक है, और राज करने की प्रयास कर रहा था, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया, जिससे इटली का एकीकरण जो है रुक गया। अब जर्मनी में भी राष्ट्रवादी भावना जो है, अब जर्मनी में भी क्या हुआ कि राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने में ऑस्ट्रिया ने मेटरनिक के द्वारा दमनकारी कानून कसवाद के आदेशों के जारी कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे बात क्या है कि राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने लगा था और ऑस्ट्रिया ने मेटरनिक के द्वारा दमनकारी कानून जो है कसवा दिया था। अब यहाँ दोनों देशों का एकीकरण में ऑस्ट्रिया बन गया क्या? बाधक बन गया। दोनों देश, अब इधर साइड में ही देश है, दोनों लड़ रहा था, बीच वाला मजा ले रहा था कौन? ऑस्ट्रिया। तो बोला नहीं, तुम दोनों को लड़ने नहीं देंगे और दोनों से मजा लेता था। इसकी बात इसके नजदीक करता था और इसकी बात इसके नजदीक करता था, यही चल रहा था। तो ऑस्ट्रिया क्या बन गया था? बाधक बन गया था। आइए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं 22वें नंबर का। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी? अब देखिए प्रासा के राजा थे विलियम प्रथम ने प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री, ठीक है, और चांसलर नियुक्त किया। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई और सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा प्रसा की स्थिति मजबूत की, जिससे सैनिक शक्ति जो है सिद्ध हो गई और प्रसा एकीकरण के लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ युद्ध किया। इसके परिणाम स्वरूप ही यूरोप के नक्शे पर एकीकृत जर्मनी जो थे राष्ट्र का उदय हुआ। जर्मन राष्ट्र का क्या हो गया? उदय हो गया। तो बिल्कुल ये सारी चीज समझ में आ गया होगा आप लोग को। बस आगे चलते हैं। तो आगे और भी सारे प्रश्न है, उसको भी कर लेते हैं। विलियम प्रथम पढ़ सकते हैं कि बगैर जर्मनी के एकीकरण
बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? अब देखिए यहां से एक नया कहानी आता है और इस कहानी को समझते हैं। कहानी ने क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे है कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के लिए कैसे असंभव था। तो हम लोग तो जानते थे बहुत बड़ा भूमिका था, चांसलर बना था कौन? बिस्मार्क। तो अब समझिए, जो विलियम प्रथम प्रासा काम राजा जानता था, प्रासा काम राजा जानता था कि जो विलियम जो था प्रासा का राजा था और ये ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं लगा। ठीक है, अब संभव नहीं है तो 1862 में विलियम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर क्या किए? महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। अब बिस्मार्क का मानना था कि अगर जर्मनी की समस्या का समाधान प्रसा के नेतृत्व में किया जाए तो रक्त और तलवार की नीति से ही होगा। अतः अगर विलियम प्रथम बिस्मार्क को चांसलर न बनाता तो बिस्मार्क भी कुछ नहीं कर पाता। तो बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण असंभव प्रतीत होता था। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग कर लिए। अगला प्रश्न हमारे पास है 24वें नंबर। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों का उल्लेख करें। तो 1862 में यूनान को एक स्वतंत्रता और सुप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। और यद्यपि इस प्रक्रिया में जो लगा था गणतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी, परंतु एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय ने मेटरनिक के प्रतिक्रियावादी नीति को गहरी ठेस लगाई। अब देखिए, प्रतिक्रियावादी के विरुद्ध राष्ट्रवाद का भी विजय हुआ और यूनानियों के विजय से 1830 के क्रांतिकारियों को प्रेरणा भी मिला और यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के परिणाम स्वरूप बल्कन क्षेत्र के अन्य ईसाई क्षेत्र में भी राष्ट्रवादी आंदोलन आरंभ करने की चाह जो है उनकी बढ़ गई थी। अगला प्रश्न हमारे पास है 25वें नंबर। फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई? इसका क्या परिणाम हो सकता है? ठीक है, ये अंतिम प्रश्न है और इससे पहले हम आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया यार, वीडियो को कर देना है लाइक, दोस्तों के साथ कर देना है शेयर, और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। ठीक है, और इसी तरह सपोर्ट बनाए रखना। चलिए, और सारे प्रश्न को भी हम लोग हल करते चलेंगे और सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में जो भी प्रश्न होगा सभी प्रश्न को हल करेंगे। जितने भी बुक है टेंशन मत लेना, आपका भाई सारा चीज खत्म करने वाले हैं। फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई और इसका परिणाम क्या हुआ? फ्रैंकफर्ट संसद का बैठक बुलाने का एक मुख्य उद्देश्य था कि जर्मनी राष्ट्र का निर्माण का योजना बनाना चाहता था। अब देखिए, इसके अनुसार जर्मनी अगर राष्ट्र का प्रधान एक राजा को बनाना था तो उसे संसद के नियंत्रण में काम करना था। ठीक है, और जर्मनी के एकीकरण उसी के नेतृत्व में होना चाहिए। लेकिन वह प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने यह प्रस्ताव को क्या किया था? अस्वीकार कर दिया था। अब परिणाम क्या हुआ? असेंबली भंग हो गया और तथा जर्मनी के एकीकरण पूरा नहीं हो सका। अब यहां पे कहानी खत्म नहीं होती। तो इस प्रकार फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई थी, इसका परिणाम क्या हुआ था, तो फिर से एक बार और समझ लीजिए। फ्रैंकफर्ट संसद की जो है बैठक बुलाने का मुख्य उद्देश्य जर्मन राष्ट्र का निर्माण करना था। जर्मनी जो थे राष्ट्र का निर्माण की योजना बना रहे थे और इसके अनुसार जर्मन राष्ट्र का प्रधान एक राजा को बनाना था और जिसे संसद के नियंत्रण में काम करना था और जर्मनी के एकीकरण उसी के नेतृत्व में होना था। लेकिन वह प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को यह प्रस्ताव जो है क्या हुआ? अस्वीकार कर दिया और परिणाम क्या हुआ? असेंबली में भंग हो गया। असेंबली क्या होगा? भंग हो गया। वहां पे सारे संसद भाग गए, मतलब मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो अस्वीकार कर दिया तो कैसे होता। तथा जर्मनी के एकीकरण जो है पूरा नहीं हुआ। तो इसमें जो जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्न को हम लोग बारी बारी से
कर ही डालें। अगर आप लोग को इसका PDF नोट्स चाहिए तो चार्ज लेबल नहीं है, बिल्कुल फ्री है। क्या है? फ्री है। आप लोग को डाउनलोड किस प्रकार करना है, इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखे हैं, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग वहां पे ज्वाइन कर लेंगे, आप लोग को वहां पे मिल जाएगा बहुत सारे PDF नोट्स, बिल्कुल फ्री मिलेगा। जाइए डाउनलोड कीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किए तो यार वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल करके हमारे एक फैमिली मेंबर बन जाइए। ठीक है, मेंबर ही बोलते हैं। आइए मिलते हैं वीडियो को लेकर, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।